जनता समझ नहीं पा रही है। गोरखपुर दीनदयाल विश्वविद्यालय के छात्र और छात्र नेताओं ने जमकर आज हंगामा किया। दरअसल हंगामा तब हुआ जब अपने रिजल्ट जानने के लिए ब्रिजेश कुमार त्यागी नाम का छात्र प्रशासनिक भवन पहुंचा, जहां किसी बात को लेकर उसकी विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ नोकझोंक हो गई, जिस पर छात्र ने माफी भी मांगी। मगर आज सुबह के अखबारों के जरिए ब्रिजेश को निकालने की खबर जैसे ही छात्रों को लगी तो बड़ी संख्या में छात्र यूनिवर्सिटी पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने इन छात्रों को काबू करने की कोशिश की मगर नाकाम रही। छात्रों ने जमकर हंगामा किया और प्रशासनिक भवन का गेट का ताला तोड़ कुलपति के कार्यालय में प्रवेश कर गए। वहां जमकर हंगामा होने के बाद कुलपति ने 24 घंटे का मोहलत दिया, कहा कि जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरुषि मर्डर केस में सीबीआई ने आज एक बार फिर अपने मुख्य गवाह डॉक्टर बीके महापात्रा को कोर्ट में पेश किया। इस केस के सिलसिले में उन्हें आज तीसरी बार कोर्ट में पेश किया गया था। सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर बीके महापात्रा ने ही डॉक्टर तलवार के घर से लिए गए विभिन्न ब्लड सैंपल की जांच की थी। महापात्रा आज तीसरी बार कोर्ट में पेश हुए। उन्हें इस केस में एक महत्वपूर्ण गवाह माना जा रहा है। डॉक्टर बीके महापात्रा ने कोर्ट को बताया था कि विस्की की बोतल पर आरुषि और हेमराज दोनों के खून के धब्बे थे। आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होनी है। पूरे देश की निगाहें इस मर्डर मिस्ट्री पर लगी हुई हैं। जंतर मंतर पर बैठे टीम अन्ना के अहम सदस्य अरविंद केजरीवाल की तबीयत काफी खराब हो गई है। टीम अन्ना के अनशन का 8वां दिन है। अनशन पर बैठे अन्ना के अहम सदस्य अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय की तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल जाने की सलाह दी है, लेकिन वो अस्पताल जाने को तैयार नहीं। इसी बीच टीम अन्ना की कोर कमेटी की बैठक ने फैसला किया कि अनशन जारी रहेगा। टीम अन्ना का कहना है कि सरकार ने अगर जोर जबरदस्ती की कोशिश की तो वह किसी से बात नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने भी यह कहकर साफ कर दिया है कि अनशन जारी रहेगा और वो खुदकुशी के लिए नहीं बल्कि बलिदान के लिए अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकारी अस्पताल जाने की इच्छा नहीं है, वहां जाने का मतलब मर जाना होगा। वहीं कांग्रेस ने टीम अन्ना को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है। आगरा में एक महिला ने स्कूल मैनेजर पर कमरे में बंधक बनाने के बाद छेड़खानी का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि वो अपनी बेटी की टीसी लेने स्कूल गई थी। वहां मैनेजर अनिल तिवारी ने अकेले में आने को कहा। जब वो थोड़ी देर बाद पहुंची तो अनिल ने गेट बंद कर दिया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। जब नीतू ने विरोध किया तो वह मारपीट पर आरामदा हो गया। नीतू ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई और मैनेजर अनिल की जमकर धुनाई कर दी और अनिल को पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस महिला द्वारा दी गई तहरीर पर कार्रवाई कर रही है। अंबेडकर नगर में अपर सेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता हत्याकांड के 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल अकबरपुर थाना क्षेत्र के मीरानपुर मोहल्ले के निवासी कांग्रेसी नेता मुनीर अहमद को 2 मार्च 2001 को बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना को बदमाशों ने उस समय अंजाम दिया जब मुनीर अहमद घर से कहीं जाने के लिए निकले थे। इस मामले में कांग्रेसी नेता मुनीर की पत्नी ने थाने में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें अब सजा मिली है। अदालत के इस फैसले से मुनीर अहमद का परिवार काफी खुश है। कानपुर में वसूली कर रहे एक सिपाही की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। दरअसल वसूली के चक्कर में सिपाही ने अपनी मोटरसाइकिल ट्रक के पीछे दौड़ाई, जिसके बाद ट्रक की चपेट में आने से हादसा हो गया। हालांकि मौत से ट्रक ड्राइवर और क्लीनर भाग खड़े हुए। दरअसल सीसामऊ इलाके में जरीब चौकी के पास अक्सर सिपाही ट्रकों से वसूली करते थे। बीती रात सुरेन नाम का सिपाही चौराहे पर ड्यूटी कर रहा था, जिसके बाद ये हादसा हुआ। सिपाही की मौत से कानपुर में वसूली करने वाले और भी सिपाही क्या सबक लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हरिद्वार में एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। छात्र की उम्र 13 वर्ष थी।
ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के पास रात 10 बजे कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर एक छात्र की हत्या कर दी। रात के उस समय 13 साल का शंकर आश्रम में पानी पीने के लिए गया था, जिसको लेकर वहां कुछ युवकों के साथ विवाद हो गया। तभी अचानक गाड़ी में सवार 4 युवकों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और वहां से मौके से फरार हो गए। लोगों ने घायल युवकों को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सतर्कता बरतते हुए 4 आरोपियों को घेराबंदी कर 2 युवकों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 लोग अब भी फरार हैं। छात्र की मौत उस समय परिजनों में बेहद नाराजगी थी। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। ये बता रहे हैं कि ये 2 बच्चे थे, उनके साथ कुछ झगड़ा हुआ था और ये जो लड़के हैं मेरठ के आए हुए थे। जो अभी जानकारी हमारे पास आई है, जिससे पूछताछ हुआ है, वो उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। कितनी टीम लगाई है सर इसकी? इसमें हैदराबाद वाले पुलिस लगी हुई है, हमारी देहात की पुलिस लगी हुई है और यहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग जो रिजर्व पुलिस है उसको भी लगाएंगे। पुलिस फिलहाल 2 युवकों की तलाश कर रही है। दबंगों के आतंक से एक महिला इतनी डर गई कि वो पेड़ पर चढ़ गई। ये नज़ारा शाहजहांपुर का है, जहां कलेक्ट्रेट में उस समय हंगामा हो गया जब दबंगों के आतंक से बचने के लिए एक महिला नीम के पेड़ पर चढ़ गई और आत्महत्या की कोशिश करने लगी। इस घटना से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आलम ये था कि दरोगा महोदय उसकी हाथ जोड़कर मिन्नत करते देखे गए। दरअसल ये महिला पिछले 2 दिन से कलेक्ट्रेट परिसर में बैठी हुई थी, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। कुशीनगर में पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आया है, जहां पर पुलिस ने लोगों और मीडिया कर्मियों पर जमकर लाठियां बरसाईं। ये घटना पडरौना कोतवाली के सुभाष चौक की है, जहां 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर मामूली मारपीट हो गई। इस मारपीट की वजह से कोतवाली के आसपास भीड़ जमा हो गई। इस विवाद को सुलझाने के दौरान पुलिस का पारा इतना चढ़ गया कि पुलिस कर्मियों ने रात के अंधेरे में ही वहां मौजूद लोगों पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं बल्कि उस रास्ते से गुजर रही गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की और लोगों की पिटाई की। इस घटना की खबर मिलने पर जब कुछ पत्रकार कवरेज के लिए पहुंचे तो पुलिस कर्मियों ने उस पर भी रौब झाड़ते हुए मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की। पत्रकारों पर पुलिस ने डंडे बरसाए और उनका कैमरा तक तोड़ डाला। उधर पुलिस के आला अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय आरोपी पुलिस कर्मियों की करतूत पर पर्दा डालते नजर आए। गोंडा में पकड़े गए 3 पशु तस्कर, जिनके पास से पुलिस ने 83 पशुओं को बरामद किए। इनमें से 2 तस्कर खुर्शीद और जुल्फान शामली के रहने वाले हैं, जबकि नवाब मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इन तीनों को पुलिस ने 83 जानवरों और 6 कंटेनरों के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल ये लोग जानवरों को कम कीमत में खरीद कर देश के अलग अलग राज्यों में बेचा करते थे। जब इस बात की भनक प्रशासन को लगी तो उसने इस बात को गंभीरता से लेते हुए छापा मारा और इन पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्करों को जेल भेज दिया गया, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। उत्तराखंड कांग्रेस की कला एक बार फिर सामने आ गई है। यहाँ धारचूला विधायक हरीश धामी और आपदा मंत्री यशपाल आर्य के बीच ठन गई है। विधायक हरीश धामी ने अपनी ही सरकार के आपदा मंत्री यशपाल आर्य को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हरीश धामी ने यशपाल आर्य पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। धामी का कहना है कि उनका विधानसभा क्षेत्र सूबे का सबसे अधिक आपदाग्रस्त क्षेत्र है। इस साल हुई भारी बरसात का सबसे अधिक खामियाजा इसी क्षेत्र को उठाना पड़ा है। धामी के मुताबिक आपदा मंत्री ने एक बार भी उनके क्षेत्र की सुध नहीं ली है। कहीं न कहीं आपदा मंत्री जो है, मुझे लग रहा है कि हरीश धामी को अनदेखा कर रहे हैं। हरीश धामी के चक्कर में क्षेत्र की जनता का हित चाह रहे हैं, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आपदा मंत्री ने मेरे क्षेत्र को ध्यान नहीं दिया तो मैं आपदा मंत्री के खिलाफ भी धरने में बैठूंगा। मुझे सत्ता का सुख से मतलब नहीं, मुझे जनता का जो दुख दर्द है, मैं उस दुख दर्द को देखना चाहता हूँ। विधायक हरीश धामी ने यशपाल आर्य को चेतावनी दी है कि अगर उनके क्षेत्र की उपेक्षा की गई तो वो उनके खिलाफ धरने पर बैठेंगे। नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय में बनी है प्रोफेसर्स की भारी कमी। यूजीसी से स्वीकृति के बावजूद आज तक राज्य सरकार रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करने में नाकाम रही है। सरकार की लापरवाही की वजह से कुमाऊं विश्वविद्यालय के रिक्त पदों पर अब तक शिक्षकों की बहाली नहीं हो सकी है। यूजीसी ने 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय के लिए 33 पद स्वीकृत किए थे। इनमें एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य पद शामिल थे, लेकिन पदों को भरा नहीं जा सका है। 10वीं के बाद अब 11वीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के साथ ही इन 33 रिक्त पदों के भरने की उम्मीद भी समाप्त हो चुकी है। शिक्षकों की कमी की वजह से विश्वविद्यालय के कई विभागों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराना शुरू हो गया है।
उत्तराखंड जनवादी पार्टी के अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान ने विश्वविद्यालय की हालत पर चिंता जताई है। साथ ही इस मुद्दे पर स्वयं मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कही है। मैं शिक्षा के क्षेत्र से अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़ा हुआ भी मानता हूँ। शिक्षा से जुड़े हुए किसी भी सवाल की पैरवी करना मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ हमेशा। तो इस इतने महत्वपूर्ण विषय पर निश्चित रूप से मैं हर राजनीतिक स्तर पर इसकी पहल करूँगा। शिक्षकों की कमी से छात्र तो परेशान हैं ही, साथ ही उनका भविष्य भी अधर में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है, अगर विश्वविद्यालय यूजीसी से भविष्य में किसी पद की मांग भी करता है तो आखिर किस मुंह से। पिथौरागढ़ के पौड़ गांव में हॉस्टल के निर्माण कार्य को दोबारा शुरू करने के लिए बुलाई गई बैठक बेनतीजा रही। इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही गांव के लोग भी मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक में अधिकारी गांव के लोगों को मनाने में सफल नहीं हुए, लिहाजा ये बैठक बेनतीजा रही। आपको बता दें कि पौड़ गांव के लोग हॉस्टल बनाने के विरोध में हैं। लोगों का कहना है कि अगर हॉस्टल बनाने के लिए जमीन से छेड़छाड़ की गई तो इलाके के प्राकृतिक जल स्रोतों को नुकसान पहुंचेगा। लोगों के इस विरोध की वजह से पिछले 6 महीने से हॉस्टल का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। हम लोग इस प्रयास में आए हैं कि गाँव वालों से बातचीत करके कोई बीच का भी रास्ता निकालें तथा एक ऐसा सर्वमान्य हल हम लोग निकाल पाएँ जिससे हमारा हॉस्टल भी बन जाए और गाँव वालों को भी कोई आपत्ति ना हो। इस संदर्भ में आज गाँव वालों से काफ़ी सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है और हम लोगों ने गाँव वालों के सामने ये भी रखा है कि अगर इस जगह में बहुत ज़्यादा आप लोगों को आपत्ति है, गाँव वालों की भावनाएं जुड़ी हुई है, तो गाँव में ही कोई दूसरा अल्टरनेटिव जगह आप लोग सुझाएंगे। लोगों के इस विरोध के बाद प्रशासन अब किसी और जगह पर इस हॉस्टल के निर्माण का मन बना रहा है। पौड़ी के सतपुली के बांडियो ग्राम सभा में लघु सिंचाई विभाग का एक गजब कारनामा सामने आया है। सतपुली उपखंड के अंतर्गत अधिकारियों ने लाखों रुपए की लागत से खेतों की सिंचाई के लिए एक ऐसी नहर बना डाली जिसका पानी न खेतों तक पहुंचा है और न ही भविष्य में पहुंचेगा, क्योंकि सूखे खेतों को सींचने वाला ये नहर जंगल में बना दी गई है। जंगलों के रास्ते होकर ये नहर नयार नदी तक गई है, लेकिन रास्ते में एक भी खेत नहीं पड़ता। वहीं विभाग के ईई का कहना है कि अब भविष्य में स्थलीय सर्वे करके ही लघु सिंचाई की नहरें बनाई जाएंगी। मगर ये जो अद्भुत कारनामा अंजाम दिया गया है, इसका क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पिथौरागढ़ में जुलाई महीने में बरसात ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बरसात ने सबसे ज्यादा तबाही धारचूला और मुनस्यारी तहसील में मचाई है। दोनों तहसीलों में आपदा से कुल 72 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें से 9 मकान पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं। इन घरों में रहने वाले लोग इन दिनों अपने रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं। सरकारी खजानों से प्रशासन ने अब तक इन पीड़ितों की मदद के लिए 8,44,000 रुपए दिए हैं। हर साल आपदा से कई लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग बेघर हो जाते हैं, लेकिन सरकार फिर भी कोई ठोस रणनीति नहीं बनाती। रायबरेली के किसान कर रहे हैं केले की खेती। किसानों ने धान और गेहूं की खेती करनी छोड़ दी है। दरअसल किसान गेहूं धान की खेती में ज्यादा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। यही नहीं, गेहूं और धान की अच्छी पैदावार होने के बावजूद भी किसानों को बेचने के लिए सरकारी क्रय केंद्रों में महीनों लाइन लगाकर खड़े रहना पड़ता है, जिसके चलते अब किसान केले की खेती को ही सही मान रहे हैं। किसानों का कहना है कि केला उनके खेतों से ही बिक जाता है और अच्छा रेट भी मिल जाता है, इसीलिए वो केले की खेती इस बार ज्यादा कर रहे हैं। सरकार की कमियों की वजह से धान और गेहूं की खेती करने वाले किसान अब केले की खेती करने को मजबूर हैं। मथुरा में बढ़ गई है घेवर की मांग। घेवर सावन में सबसे ज्यादा बिकने वाली मिठाई है। मथुरा में हर त्योहार को मनाने का एक अलग ही अंदाज होता है। कभी होली, कभी जन्माष्टमी तो कभी सावन। जी हाँ, मथुरा में हर त्योहार को मनाने का एक अलग ही अंदाज होता है। कभी होली, कभी जन्माष्टमी तो कभी सावन। और हर त्योहार की मिठाइयाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। होली पर जहाँ ब्रज में गुजिया बनाई जाती है तो वही सावन में बनता है घेवर। वैसे तो ब्रज खाने पीने और मिठाइयों के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है और यहाँ का पेड़ा जो पूरे विश्व में विख्यात है। लेकिन सावन आते ही घेवर की मांग बढ़ जाती है। यहाँ की मिठाइयों की दुकानों पर सावन में सबसे ज्यादा दूर दूर से आए यात्रियों को सिर्फ घेवर ही भाता है। दुकानदारों की माने तो सावन मास में मथुरा आए यात्री पेड़े को भूल जाते हैं और घेवर की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लखनऊ की सत्ता से बेदखल होने के बाद
मायावती को मिली है सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत। 6 जुलाई को आय से अधिक मामला खारिज होने के बाद आज यानी 1 अगस्त को सीबीआई ने रिव्यू पिटीशन फाइल करने से भी मना कर दिया। इसे मायावती के साथ साथ बसपा के राजनीतिक भविष्य के लिए भी बड़ी राहत माना जा रहा है। गौरतलब है कि मई 2008 को मायावती ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था और कहा था कि एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने आय से अधिक मामले में उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि केंद्र की यूपीए सरकार